So hello dear students, today we will start with our fourth chapter, sorting materials into groups. So let's start the chapter. Objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. So students, we have seen in chapter 1 that there is a lot of variety in our food. We eat food from plant sources also, we eat food from animal sources also. And in our third chapter, that is fiber to fabric, we have also seen the different varieties of clothes. The artificial fabric, the synthetic fabric, the natural fabrics obtained from plant sources, fabric obtained from animal sources, cotton, linen, a number of things, number of fabrics. बच्चों जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि फूड जो है उसमें कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप के फूड हमने पढ़े थे कि एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, और हमने इसी तरह से थर्ड चैप्टर में पढ़ा था क्लोथ्स के बारे में, डिफरेंट फैब्रिक्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कपड़े जो हमें प्लांट से मिलते हैं, कपड़े जो हमें एनिमल से मिलते हैं, कपड़े जो हम लैब में आर्टिफिशियल चीज़ों के द्वारा बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे खाने और पहनने में बहुत सारे वैरायटी हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। और केवल खाने और पहनने कपड़ों में ही नहीं, हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो हमें बहुत सारी वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors, and uses. Figure 4.1. This is your figure 4.1. एंड यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास, अगर हम चारों तरफ अपने देखें तो कितनी सारी चीज़ें हमें दिखेंगी। मोबाइल फ़ोन, ग्लास, बहुत सारे खिलौने, टॉयज़, मेटल के सामान लाइक लॉक्स, कीज़, और भी सब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कपड़े, घर के बर्तन एंड प्लास्टिक के बने सामान, डेकोरेटिव आइटम्स, आपके पेंसिल बॉक्स, आपका स्कूल बैग, कर्टन्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई हैं। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। हमारी लिस्ट में एक रबर बॉल भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है, ग्लास मार्बल भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें बॉल ही हैं डिफरेंट टाइप की, बट अलग अलग चीज़ों से बनी हैं। जैसे एक रबर की बॉल रबर से बनी होगी, फुटबॉल लेदर से बनी हुई होती है, एंड ग्लास मार्बल इज मेड आउट ऑफ glass. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen pitcher. और अगर हम राउंड चीज़ों को इंक्लूड करें अपने लिस्ट में तो ये जो रबर की बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल्स के अलावा हम और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज, और घड़ा भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो सपोज these are all the objects. Now suppose we were looking for objects that are edible. अगर हमें objects देखने हैं जो कि edible हैं तो हम क्या करेंगे? We might include all the items that we have listed in tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. हम सारे tables include कर सकते हैं जो हमने table 1.1, 1.2 और 1.3 में पढ़े थे। We might also find that some of those round-shaped objects are just listed out are also in this group. और हम ये भी देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हमने राउंड शेप में इंक्लूड किया था उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स हम इस एडिबल चीज़ों में भी इंक्लूड कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं? एप्पल, ऑरेंज, ये एडिबल भी हैं और राउंड भी हैं, है ना? So let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, bucket, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. और अगर हमें चीज़ों को इस बेसिस पे
ग्रुप करना हो कि वो चीज़ें प्लास्टिक की बनी होंगी तो आप क्या क्या नाम लिखोगे? बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, आपकी टॉयज़ भी प्लास्टिक के बने होते हैं, बहुत सारे वाटर कंटेनर्स या जो जग है या बॉटल्स हैं वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, पाइप्स प्लास्टिक के होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे खिलौने या सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हो सकती हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, और इतने सारे तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के। अभी हमने खुद ही 3-4 तरीके पढ़ लिए। हमने पहले राउंड ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया, फिर हमने एडिबल ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की, ऐसे ही हमने प्लास्टिक के बने हुए ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की, और उसके अलावा आप डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे, किस चीज़ का बना हुआ है उस बेसिस पे, किस काम में आता है उस बेसिस पे, कैसा दिखता है उस बेसिस पे, आप चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से ग्रुप कर सकते हो। In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. तो ऊपर जो हमने एग्जाम्पल्स लिए उनमें हमने किस किस बेसिस पे ग्रुप किया था? उनके शेप के बेसिस पे कि वो ऑब्जेक्ट्स राउंड हैं, और किस बेसिस पे कि वो किन चीज़ों के बने हुए हैं। जैसे कि प्लास्टिक का बना हुआ है, अभी हमने प्लास्टिक के बने हुई चीज़ें देखी, वैसे ही हम इन जितनी भी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ, हम उनको इस बेसिस पे अलग अलग मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं या ग्रुपिंग कर सकते हैं। All objects around us are made of one or more materials. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. तो अगर हमें ग्रुपिंग करना हो तो हम इनको, अगर डिफरेंट मटेरियल्स के बेसिस पे करना हो तो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, से चीज़ें बनी होती हैं, जैसे कि ग्लास की बनी हुई चीज़ें होती हैं, मेटल की बनी हुई होती हैं, प्लास्टिक, वुड की बनी हुई चीज़ें होती है, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। और क्या आप कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? आप इसके अलावा और मटेरियल सोच सकते हो? अच्छा, पहले ग्लास की बनी हुई क्या क्या चीज़ें होती हैं? ग्लास के बने हुए बर्तन होते हैं, ग्लासेस होती हैं, ग्लास जार, ग्लास के बने हुए डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं। सिमिलरली मेटल के बने हुए, अभी हमने लॉक देखा, मेटल के वायर्स बने हुए होते हैं। प्लास्टिक के बने हुए जग, ग्लासेस, टॉयज, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। वुड के फर्नीचर बनता है, चेयर, टेबल, बेड, ये सारे वुडन हो सकते हैं। कॉटन से बहुत सारे कपड़े बनते हैं, फैब्रिक्स बनते हैं। देन पेपर से आपकी नोटबुक बनती है। मड और सॉइल के बने हुए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पॉट, अर्थन पिक्चर जो आपका है, ये सारे के सारे मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं। नाउ एक्टिविटी, आपके लिए एक एक्टिविटी, लेट अस कलेक्ट as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? हमारे कलेक्शन में क्या क्या हो सकता है? तो अभी इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? हमें अपने चारों तरफ देखना है और हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट बनानी है, उनको देखना है, कलेक्ट करना है। वो आपके घर की चीज़ें हो सकती हैं, आपके आसपास की चीज़ें हो सकती हैं। तो हम क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं? अगर हम स्कूल में हों तो हमें चॉक मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट। अगर आप अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड्स। अगर हमें कलेक्ट करना होगा तो हम ऐसी चीज़ें कलेक्ट करके ला सकते हैं जिनको कि हम मूव कर सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनके बारे में हम सोच तो सकते हैं कि ये दीज आर थिंग्स बट वी कैन नॉट मूव देम, लाइक द वॉल्स, द ट्रीज, द डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। इनको हम क्या कर सकते हैं? हम इनको सोच करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ योर एक्टिविटी? यू हैव टू थिंक ऑब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। आपको चीज़ों ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है और उनको कॉपी में नोट कर लेना है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. This way we have divided all objects into two groups. One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. अभी आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स लिखे उसके आगे जितने
जितनी भी चीज़ें आप पेपर और वुड से बनी हुई हैं उनके आगे आप पेपर और वुड नोट कर लो एंड उनको आप अलग से सेपरेट करके रख सकते हैं. This is your second step. You have to separate the items made of paper or wood out of the items you have listed. Now, after that, next क्या है? बाकी जितनी चीज़ें बची उनमें से आपको क्या सेपरेट करना है? वो चीज़ें जो कि आप जिससे आप फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. You could separate the things that are used for preparing food. Let us be a little more systematic. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the materials each one is made of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friends, teachers and parents to identify the materials. So what you have to do? You have to make a table like this. आपको इस तरह का एक टेबल बनाना है. एंड सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ऑब्जेक्ट्स के नाम, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखोगे. सो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनानी है. ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी आप एक लिस्ट बनाएंगे. केवल जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाएंगे sequentially, and then you will write the materials they are made up of. Like here, plate is made up of steel, glass और plastic. जो भी आपके पास आपने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं उनमें वो किन किन चीज़ों के बने हुए हैं आपको उनके नाम लिखने हैं. लाइक पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एज वेल एज मेटल. Similarly, you can take a toy is made up of plastic and metal. And next आप टॉय के अलावा कोई फैब्रिक ले सकते हैं. फैब्रिक इज मेड अप ऑफ कॉटन एंड बुक इज मेड अप ऑफ पेपर. सो आपको अपना लिस्ट कंप्लीट करना है विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. at least 10 objects. You will write at least 10 objects. This is your activity. Complete the activity quickly. So I hope you all have completed the activity or table 4.1. Now let's start with another activity, that is activity 2. Now table 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in table 2. अभी आपको क्या करना है? 4.1 में आपने ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे एंड उसके बाद आपने क्या किया? वो किन चीज़ों के बने हैं उन मटेरियल्स के नाम लिखें. आपको यहाँ पे इसका उल्टा करना है. यू हैव टू फर्स्ट राइट द नेम ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ. आपको किन चीज़ों के नाम लिखने हैं? मटेरियल्स के नाम लिखने हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं, जैसे वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन. तो आपको इस तरह मटेरियल्स के नाम पहले लिखने हैं. आपको एक लिस्ट बनानी है मटेरियल्स की और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? उनसे बनी चीज़ों के नाम लिखने हैं. लाइक फॉर वुड वी मेक चेयर, टेबल, प्लाउ, बुलक कार्ट, द व्हील्स ऑफ अ बुलक कार्ट आउट ऑफ वुड. आप चेयर बना सकते हो वुड से, टेबल बना सकते हो, प्लाउ बना सकते हो, बुलक कार्ट बना सकते हो. इन द सेम वे पेपर से क्या क्या बनती हैं चीज़ें? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, रैपिंग पेपर्स. ये बहुत सारी चीज़ें आप पेपर से बना सकते हो. नाउ यू हैव टू नेम फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड आउट ऑफ लेदर. आपको लेदर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखने हैं. देन यू हैव टू नेम ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ प्लास्टिक एंड कॉटन. दिस इज योर एक्टिविटी 2. मेक अ चार्ट. या अपने बुक में ही पेंसिल से आप लिख सकते हो चीज़ों के नाम और रफ शीट पे, रफ कॉपी पे आप इनके नाम को कंप्लीट कर सकते हो. इस टेबल को बना करके इसको लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हो. व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? आप इन दो टेबल से क्या पता कर सकते हो? फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मेनी डिफरेंट वेज.
आपने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेज में ग्रुप किया. Then we then found that objects around us are made up of different materials. और इससे हमें क्या पता चला कि हम बहुत सारी चीज़ों से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. हमने ये 4.1 एक्टिविटी किया था. इससे पता चला कि जो चीज़ें बनती हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, उसमें कितने सारे मटेरियल्स यूज होते हैं. At times an object is made up of a single material. कभी कभी एक ऑब्जेक्ट केवल एक मटेरियल का बना होता है, जैसे कि आपका ग्लास, एक स्टील का ग्लास स्टील से बना होता है, या अगर आपके पास एक कांच का ग्लास है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास. एंड समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल्स. ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से बना हो, जैसे कोई टॉय है आपका, उसमें प्लास्टिक भी यूज हुआ है, मेटल भी यूज हुआ है, उसमें थोड़ा सा फैब्रिक भी यूज हुआ है. एंड सिमिलर, सो ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स के भी बने हुए हो सकते हैं. एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. और यहाँ पे हमने क्या देखा, टेबल 4.2 से क्या देखा हमने कि एक ही चीज से बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं. व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट्स. तो क्या चीजें होती हैं वो जो डिसाइड करती हैं कि अगर हमें ये चीज बनानी है उसके लिए हमें क्या मटेरियल यूज करना है. इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स. तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमें मटेरियल्स के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी. क्योंकि ऐसा, क्या अगर आपको एक अम्ब्रेला बनाना है तो क्या आप पेपर का बनाओगे? नहीं, क्योंकि अगर हमने पेपर से अम्ब्रेला बनाया तो जो अम्ब्रेला की क्वालिटी है कि वो वाटर से हमें प्रोटेक्ट करता है, वो फुलफिल नहीं होगी. That means our our primary goal is not fulfilled. That means first we look at the at our requirement, what do we need from that object, and then we decide the material from which it should be made. हमें क्या, हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो भी चीज़ बनानी है उसकी क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से ही हम मटेरियल चूज करते हैं. लाइक अगर हमें घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो हम सीमेंट एंड ब्रिक यूज करेंगे बिकॉज इट इज ड्यूरेबल एंड इट कैन रेजिस्ट वाटर, सनलाइट. वो सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, वाटर से प्रोटेक्ट कर सकता है, और वो हार्ड होता है, रेजिस्ट कर सकता है बहुत सारे वेदर कंडीशंस को. तो इसके लिए हमें क्या जानना होगा, अगर हमें चीज़ों को की क्वालिटी जाननी है तो हमें क्या करना होगा, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज जाननी होंगी. तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ये जो ग्लास है, पानी का ग्लास है, ये कभी कपड़े का बना हुआ नहीं होता? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3, and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. हमने क्लोथ की एक्टिविटीज़ की थी, क्लोथ के फाइबर्स निकाल करके, फाइन फाइबर्स निकाल के उसकी एक्टिविटीज़ की थी. तो आप हम क्या सोचते हैं, हम कभी टम्बलर को, क्योंकि कोई लिक्विड चीज़ रखने के लिए क्योंकि टम्बलर यूज़ करते हैं, तो हम उसको कभी भी कपड़े से नहीं बनाते. वाई? बिकॉज लिक्विड क्या होता है, लिक्विड कैन spill out of, or liquid can ooze out of the cloth. वो पानी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और पानी इसमें से बाहर गिर जाएगा. तो हमें एक रिजिड चीज़, एक सॉलिड चीज़ चाहिए जिससे हमारा जो भी लिक्विड है वो बाहर नहीं आ. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water. तो हमें टम्बलर बनाने के लिए क्या चाहिए? ग्लास, प्लास्टिक, मेटल या कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि वाटर को होल्ड कर सके. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. और हम जैसे हम पानी को क्लोथ में नहीं स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे ही हम खाना बनाने के जो बर्तन हैं उसको हम पेपर का नहीं बना सकते हैं. Am I right? We cannot use paper for as a cooking vessel. What will happen?
इट विल बर्न आउट, वो जल जाएगा, पेपर वो जल जाएगा और वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा मटेरियल को। मटेरियल को रखने के लिए एक हार्ड रिजिड सब्सटेंस चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है, जो कि पेपर नहीं है। वी सी देन दैट, ये देखिए ये फिगर में वाटर को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं क्लोथ में, बट पानी इसमें से ooze आउट हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is used. So this is very important. We choose a material to make an object depending upon its properties and the purpose to which the object is to be used. तो हम मटेरियल को कैसे चूज करते हैं, किस बेसिस पे चूज करते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, हमारी ज़रूरत क्या है, हम किस पर्पस के लिए उस ऑब्जेक्ट को हमें यूज़ करना है, उसके बेसिस पे ही हम उसे बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करना है उसको चूज़ करते हैं। सो यू कैन हाईलाइट दिस पॉइंट। So what are all the properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed here. तो वो properties क्या हैं जो कि किसी भी मटेरियल को यूज़ करने के लिए हमें देखना ज़रूरी है? चलिए आइए हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। So first property is appearance. First property हमारी क्या है? Appearance. कोई चीज़ कैसी दिखती है? Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminum. At the same time, there may be some similarities between iron, copper, aluminum that are not there in wood. So, हम अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो बहुत डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, जैसे कि वुड है, लकड़ी, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत ही अलग अलग तरह दिखते हैं। इनमें भी अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम थोड़ा किसी एक बेसिस पे उनको ग्रुप कर सकते हैं और उसी बेसिस पे दूसरे को हम अलग कर सकते हैं। जैसे लकड़ी आयरन से डिफरेंट होती है, बट आयरन कॉपर और एल्युमिनियम से थोड़ा थोड़ा मिलता है। ऐसा आपको लगता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटी। Collect small pieces of different materials, paper, cardboard, wood, copper, wire, aluminum sheet, chalk. आपको डिफरेंट टाइप की अलग अलग चीज़ें ढूंढनी है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, पेपर आपको मिल जाएगा, कार्डबोर्ड भी मिल जाएगा, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम शीट, आपको आपके घर में अगर फॉइल पेपर है आप वो ले सकते हैं, चौक ले सकते हैं, पेंसिल बॉक्स में से आप अपनी पेंसिल ले सकते हैं। Do any of these appear shiny? Separate the shiny materials into a group. अभी आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, जितनी चीज़ें आपने ली उनमें से जितनी चीज़ें शाइन कर रही हैं उनको एक अलग ग्रुप में रख लेना है, और जो नहीं शाइन कर रही हैं उनको अलग ग्रुप में रखना है। Now, observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of shiny materials. अभी हम क्या करेंगे, बिकॉज अभी तो हम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके घर में अगर कोई ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनको कि आप 2 पीसेस में अलग कर सकते हैं, तो आप उनको, जैसे कि चौक, अगर आपके पास चौक है या पुरानी छोटी सी पेंसिल है या बिस्किट का टुकड़ा है, तो आप इनको 2 पीसेस में डिवाइड करके देखिए कि जो आपने तुरंत तोड़ा है टुकड़ा, जो फ्रेशली कट सरफेस है, वेदर इट इज शाइनी और नॉट। एंड अगर उनमें से कोई भी शाइनी है तो आप उसको अपनी शाइनी लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक दिस मेटेलिक पाइप, मेटल पाइप है, बट क्या होता है, बार बार यूज़ करने से उसका जो सरफेस है वो शाइनी नहीं रह जाता। तो अगर आपने फ्रेशली कट किया है तो इट विल बी शाइनी, एंड यू कैन इंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट इनटू योर शाइनी लिस्ट। आपको जो मटेरियल आपने लिया था आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक शाइनी एंड एक नॉन शाइनी। Repeat this in the class with as many materials as possible and make a list of those with and without luster.
Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster or not. So आपको क्या करना है, आप अपने घर में अगर आपके पास सैंडपेपर है तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सैंडपेपर से रब करके देख सकते हैं. इफ द मटेरियल shines after rubbing with the sandpaper, then you can categorize it, या आप उसको आप शाइनी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में लिख सकते हैं. शाइन का मतलब होता है लस्टर, शाइन या लस्टर भी आप कह सकते हैं. लस्टर में एक जो लाइक मेटल जो होता है, आयरन, कॉपर, इनमें हल्की सी शाइन होती है. तो आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को अपनी लस्टर वाली कैटेगरी में, अपीयरेंस के लस्टर वाली कैटेगरी में नोट कर लेना है. मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. जिन भी ऑब्जेक्ट्स में लस्टर होता है, दे आर जनरली मेटल्स. तो किस तरह के ऑब्जेक्ट्स में लस्टर होता है? मेटल्स में. और इसीलिए आपके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, ये शाइन करते हैं बिकॉज दे आर मेटल्स. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. कुछ जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी शाइन खो देते हैं क्योंकि जो हवा में एयर और मॉइस्चर होता है उसकी वजह से रिएक्शन होता है और वो डल हो जाते हैं. वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस. इसीलिए उसको फ्रेश कट या हमने सैंड पेपर से घिसने के लिए कहा था. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rod to see if they have luster. आप इसके लिए एक आयरन स्मिथ या लोहार के पास या किसी वर्कशॉप में भी जाकर के देख सकते हैं कि क्या शाइन है मेटल के सरफेस पे या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा होता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? अपीयरेंस, जिसमें हमने लस्टर के बारे में पढ़ा. So we have studied the first property of materials, and it is the appearance. And in that we have divided the materials into two types. One having luster or sheen, and those are the metals, and the others who don't have the luster. Now the next property is hardness. The second property is hardness. When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. तो आप क्या कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं उनको आप कंप्रेस करके देख सकते हैं और अपने हाथों से उनको दबा के देख सकते हैं. And if it is easy to compress them, then they are soft. और अगर उनको कंप्रेस करने में नहीं हो रहे हैं या बहुत मुश्किल हो रही है, then they are hard. Take a metal key and try to scratch with it. The surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. पहला तो हम उसको कंप्रेस करके देख सकते हैं. सेकेंडली आप एक मेटल की, एक कील, कोई एल्यूमिनियम का पीस या पत्थर लेकर के या चौक लेकर के देख सकते हैं और उसको स्क्रैच करने की कोशिश करिए. अगर आप उसको इजीली स्क्रैच कर लेते हैं तो वो मेटल कैसा है, वो मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट. और अगर स्क्रैच करने में आपको मुश्किल हो रही है, देन दैट मटेरियल इज हार्ड. You can easily scratch some materials while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. You can highlight this point. So our second फीचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल इज इट्स हार्डनेस. हम हार्डनेस से भी के थ्रू ग्रुपिंग कर सकते हैं मटेरियल्स की इनटू टू टाइप्स, सॉफ्ट एंड हार्ड. और हम कैसे पता लगाएंगे कि सॉफ्ट है या हार्ड? या तो हम उसे कंप्रेस करके देखेंगे और या फिर हम उसे स्क्रैच करके देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट while iron is hard.
In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? तो अभी तक हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी मटेरियल की? उसका लस्टर या शाइन, उसकी हार्डनेस, और वो रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है. मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं. आप इसके अलावा और प्रॉपर्टीज बता सकते हो क्या? तो आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. इसके लिए हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल of some solid substances like sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. So आपको क्या क्या लेना है? चीनी, नमक, चौक का पाउडर, थोड़ी सी रेत और sawdust. Sawdust मतलब लकड़ी का बुरादा. Take 5 glasses or beakers, fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount of sugar to the first, salt to the second, and similarly add some small amounts of other substances into other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happens to the substances added to water. And note your observations in table 4.3. So what you have to do, आपको different objects लेने हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में हो सकते हैं. आप वो लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसको वैसे भी ले सकते हैं. आपके पास अगर थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए या थोड़ा सा सैंड मिल जाए, चीनी, नमक, चौक पाउडर अगर आपके पास है आप उसको भी ले सकते हैं, और लकड़ी का बुरादा या सॉडस्ट अगर आपके पास है आप उसको भी ले सकते हैं. उसके बाद आप 5 ग्लासेस लीजिए, उसको आप 2/3 आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी से भर दीजिए. कांच के अगर ग्लास लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज कांच के ग्लास में यू कैन ऑब्जर्व इट क्लियरली. नाउ आपको क्या करना है, पानी के अंदर एक एक स्पून सारी चीज़ें मिक्स करनी है एंड थोड़ी देर तक उसको स्टर करना है, उसे हिलाना है एक चम्मच के से. और उसके बाद आप क्या देखेंगे, 5 मिनट के बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ पानी में घुल गई और कौन सी चीज़ नहीं घुली. वॉट डिसअपियर्ड एंड वॉट डजंट. सो वॉट विल बी योर ऑब्जर्वेशन. आपको ध्यान रखना है कि आपने किस में क्या चीज़ डाली है. सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है. नाउ you have to fill this table accordingly. Like here we have written the substances: salt, sugar, sand, chalk powder, sawdust. And here you have to fill whether it has disappeared or not. So salt क्या होगा पानी में? Disappears completely in water. You will observe that it has disappeared completely. It has dissolved completely into water. And salt क्या? पानी में पूरा घुल गया. Now please tell me, sugar का क्या होगा? शुगर घुलेगा या नहीं घुलेगा? शुगर हमारा घुल जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज सैंड. वेदर सैंड विल डिसॉल्व और नॉट. सैंड विल not dissolve. It will not dissolve. Next is your chalk powder. It will also not dissolve. It will not disappear. And sawdust. Sawdust will also be there. It will not disappear. आपका शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, सैंड नहीं डिज़ोल्व होगा. चॉक पाउडर भी आप देखेंगे नीचे सेटल हो, थोड़ी देर तक मिक्स रहेगा एंड उसके बाद जब आप छोड़ देंगे थोड़ी देर के बाद वो सेटल हो जाएगा. इन द सेम फैशन sawdust भी आपका dissolve नहीं होगा. So you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. तो जो substances completely dissolve हो जाते हैं water में उनको हम क्या कहते हैं? They are soluble in water. And other substances that do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time, these substances are insoluble in water. And क्या चीज़ें insoluble होती है? वो substances जिनको हमने बहुत देर तक stir किया या mix किया पानी में, but वो फिर भी थोड़ी देर के बाद पानी से अलग हो गई, उनको हम कहते हैं insoluble in water.
Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? हमने अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि वाटर हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज जितनी भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, जितनी भी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, उनका ट्रांसपोर्ट जो बॉडी में होता है वो ब्लड के थ्रू होता है एंड ब्लड में मोस्टली इट इज़ वाटर. तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं. क्या लिक्विड्स भी वाटर में डिज़ोल्व होते हैं? आप बताएंगे होते हैं या नहीं होते हैं? चलिए एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं लिक्विड्स वाटर में डिज़ोल्व होते हैं या नहीं होते हैं. So our activity 5 is collect sample of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene और any other liquid. आपको क्या क्या liquids लेने हैं? अगर आपके पास vinegar सिरका है, lemon juice थोड़ा सा, mustard oil, coconut oil, kerosene और आपके पास जो भी liquid है, आपके पास अगर कोई oil है या कोई टैंक का सोल्यूशन है, जूस है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं. यू हैव टू टेक अ ग्लास टम्बलर. आपको एक ग्लास लेना है. फिल इट अप टू हाफ विद वाटर. एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल. आपको क्या करना है? हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेना है और उसके बाद उसमें कुछ स्पून्स वो लिक्विड की डाल देनी है. लेट इट स्टैंड फॉर 5 minutes. ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर. Repeat the same with other liquids, as many different liquids as are available to you. Write your observations in table 4.4. So आपने अगर 4-5 चीज़ें ली हैं तो 4-5 डिफरेंट ग्लासेस लीजिए जो आपने पिछली बार लिया था. हमने सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को करने के लिए ग्लासेस लिए थे. हम वही सेम ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं. उसमें हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालिए और सारे लिक्विड्स के कुछ स्पून्स डाल करके उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए. एंड उसके बाद आपको देखना है 5 मिनट्स के उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद देखिए कौन सा लिक्विड मिक्स हो गया और कौन सा मिक्स नहीं हुआ. सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? विनेगर सिरका, वेदर इट मिक्सड और नॉट, इट मिक्सेस वेल. वो पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगा. लेमन जूस, आप लेमनेड बनाते हो तो लेमन जूस ऑल्सो मिक्सेस वेल विद द लिक्विड, मिक्स हो जाएगा. मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ. आफ्टर सम शुरू में तो ऐसा लगा मिक्स हो गया, बट जब आपने उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया सेटल होने के लिए, देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व? द ऑयल विल मेक अ सेपरेट लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. ऑयल क्या करता है? एक पानी की जो सतह होती है, पानी की लेयर के ऊपर वो अपनी एक अलग सी लेयर बना लेता है और वो मिक्स नहीं होता. अगर आपने इंक लिया है या विनेगर लिया है, लेमन जूस लिया है या कोई और जूस लिया है तो वो पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएगा. लेकिन अगर आपने ऐसा कोई ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, तो आप क्या देखेंगे कि पानी की लेयर के ऊपर एक अलग लेयर बन गई है. सो वी कैन से दैट विनेगर, लेमन जूस, mustard oil, coconut oil, vinegar and lemon juice are soluble in water, while mustard oil, coconut oil and kerosene are insoluble in water. We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. तो हमने ये देखा कि कुछ लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं वाटर में एंड कुछ एक अलग सेपरेट लेयर बना लेते हैं. Bujo suggests that we also check if the liquid that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. आप ये भी चेक कर सकते हैं कि ये लिक्विड्स आपस में मिक्स होते हैं. वाटर को छोड़ के आप इन दो डिफरेंट लिक्विड्स को भी मिक्स करके चेक कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं या नहीं होते हैं. Some gases are soluble in water whereas others are not. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. So हमने अभी solids में देखा कि whether they are soluble in water or not. वो पानी में घुल सकते हैं या नहीं घुल सकते हैं. ऐसे ही हमने लिक्विड में भी देख लिया कि कुछ लिक्विड्स पानी में soluble होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. इसी तरह गैसेस में भी हम देख सकते हैं कि कुछ लिक्विड्स कुछ गैसेस
डिसॉल्व होती हैं पानी में और कुछ नहीं होती हैं। जैसे कि हमारी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन हमें सबको पता है कि वी ऑल रिक्वायर, ऑल द एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अब अगर एक्वाटिक प्लांट है, पानी के अंदर सबमर्ज है, तो उसे वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? वो ऑक्सीजन उसे वाटर में मिलती है, बिकॉज वाटर में थोड़ी सी गैस भी डिसॉल्व हो सकती है। दैट मीन्स जो कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होती हैं या मिक्स हो सकती हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स इन्हीं जो सॉल्युबल गैसेस होती हैं, जो कि डिसॉल्व गैसेस होती हैं वाटर में, इसके थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, या वही गैसेस का वो एक्सचेंज करके अपनी गैशियस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये हमने अभी तक अपीयरेंस पढ़ा, हार्डनेस पढ़ा और सॉल्युबल, तीन हमने क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल्स के पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। So objects may float or sink in water. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? तो अभी हमने एक्टिविटी 4 किया, एक्टिविटी 5 किया। उनमें से जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं हुए थे, उनको वो क्या थे, वो अलग पानी में अलग रह गए थे। उनमें से जो कुछ सॉलिड्स ऐसे थे जो कि पानी में नीचे सेटल हो गए, और कुछ ऐसे सॉलिड्स या लिक्विड्स थे जो कि पानी की लेयर के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। So you may have noticed this with some liquids did not mix with water, floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler. जो ये liquids पानी में घुले नहीं थे, या सॉलिड्स जो कि सब्सटेंसेस जो कि पानी में घुले नहीं थे, डिसॉल्व नहीं हुए थे, they either settled or they floated on water. वो क्या हुआ था उनका, या तो वो पानी में नीचे सेटल हो गए थे या फिर पानी में ऊपर फ्लोट कर रहे थे, पानी की लेयर के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। आपने ये नोटिस तो किया ही होगा, है ना? We notice many examples of objects that float in water or sink. Figure 4.6. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all these? आपने कभी पानी में पत्थर फेंका है? क्या होता है? It settles down. And similarly, अभी अगर लीफ पानी में गिरती है तो क्या करती है? सूखी हुई लीफ पानी में गिरती है तो it floats on water. वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करती रहती है. Like you can see in this figure 4.6. Few of the metals, few of the substances are floating on the surface of water and few have sunk down. थोड़ी सी चीज़ें नीचे सेटल हो गई और कुछ फ्लोट कर रही हैं। हम इनके बेसिस पे भी मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं, जो पानी में सेटल हो जाती हैं और जो पानी में फ्लोट करती हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, या हम उनको इस बेसिस पे भी ग्रुप कर सकते हैं। Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? So, आपको क्या करना है? आपको 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि पानी में फ्लोट करती हैं, and 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि पानी में सेटल करती हैं। So what are your examples? Here, a metallic key, coins, buttons, they have settled down, and the leaf, a tree leaf, a wooden piece, a plastic substance is floating. So these are some examples. अभी आप इन items को, अभी तो हमने पानी में देखा whether they float or not,
हम इसको ऑयल में भी, किसी और लिक्विड में भी चेक कर सकते हैं, लाइक ऑयल। आप इसको ऑयल में भी चेक कर सकते हैं whether they are floating or not. So हमारा next property is transparency. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? Would you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friends can see through that and spot you. Can you see through all the materials? Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. So students, आपने कभी हाइड एंड सीक गेम खेला है? और आप कहाँ, कैन यू थिंक ऑफ प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड? आप कहाँ कहाँ छुपना ज़्यादा पसंद करते हो? बिहाइंड अ ट्री, बिलो द स्टेयर्स, बिहाइंड अ वॉल। आप जगह किस प्लेसेस पे चूज कर सकते हो जहाँ पे आपको सबसे मुश्किल से ढूंढ सकते हैं? आपने कभी ग्लास की विंडो के पीछे छुपने की कोशिश की थी? बिल्कुल भी नहीं, है ना? बिकॉज यू नो दैट योर फ्रेंड कैन सी थ्रू दैट विंडो। अगर विंडो ग्लास का बना हुआ है तो आपका फ्रेंड उसको आराम से आपको देख लेंगे और आप स्पॉट हो जाओगे, यू विल बी आउट फ्रॉम द गेम। तो हम किस बेसिस पे हमने इसको किया? वेदर वी कैन सी थ्रू a substance or a material or not. So हमारा next property is whether we can see through a material or not. तो वो substances जिनके थ्रू आप देख सकते हैं, they are called as transparent. Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. Highlight this point. Transparent substances कौन से substances होते हैं? Through which things can be seen or through which light can pass through are called as transparent substances. And the examples for transparent substances are glass, water, air, some plastics are examples of transparent substances. Here you can see this boy, iske through it is not visible, so this is not transparent. इसके थ्रू just the outline of his face is visible. इसकी face की केवल outline दिख रही है, तो ये भी transparent नहीं है। And इसके थ्रू, इस material के थ्रू his face is clearly visible. उसका face एकदम clearly visible है, तो that means this material is transparent. आगे हम पढ़ेंगे कि इन दोनों materials को क्या कहते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। ये देखिए, ये ग्लास के जार्स हैं एंड इसमें जो भी चीज़ें रखी हुई हैं दे आर क्लियरली विजिबल, तो दिस मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट। दैट इज वाई जो शॉपकीपर्स होते हैं, शॉपकीपर्स यूजुअली prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. इसीलिए शॉपकीपर्स क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में अपनी चीज़ें रखते हैं सो दैट खरीदने वाला जो है, जो बायर्स हैं, उनको वो चीज़ें आराम से देख जाए। स्पेशली योर कैंडीज़, आपको कैंडीज़, टॉफ़ीज़, जब भी शॉपकीपर के पास जाते हो आपको टॉफ़ीज़ के ढेर सारे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ टॉफ़ीज़ को एकदम सजा के रखा होता है सो दैट यू गेट टेम्पटेड और आप उससे टॉफ़ीज़ खरीद लो। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. These materials are called as opaque. So you can highlight this also. There are some substances or materials through which we are not able to see, and these materials are called as opaque. So this is example of an opaque object. ये जो एग्जाम्पल है ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, बिकॉज इसके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं। तो मटीरियल थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी, दे आर कॉल्ड एज ओपेक। You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton or a metal container. Wood, cardboard and metal are examples of opaque materials.
तो हम एक वुडन बॉक्स के अंदर या कार्डबोर्ड के अंदर या किसी मेटल कंटेनर के अंदर हम नहीं पता कर सकते कि क्या चीज़ रखी हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसकी एग्जाम्पल है? ओपेक मटेरियल्स की। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? क्या हम सारी चीज़ों को बिना किसी confusion के इन्हीं दो कैटेगरीज में मतलब ओपेक और ट्रांसपेरेंट में डिवाइड कर सकते हैं या हमें कुछ चीज़ों में confusion भी हो सकता है? Let's perform an activity. So our activity is take a sheet of paper and look through it towards the lighted bulb. Make a note of your observation. आपको क्या करना है? Just take a sheet of paper. पेपर का एक शीट लिया and उसके पार देखने की कोशिश किया. Look through it towards lighted bulb. लाइट बल्ब के towards आपको पेपर रख करके आपको देखने की कोशिश करनी है whether you are able to see the light bulb or not. एंड आप उसको नोट कर लो. आपको क्या लगेगा? दैट पेपर इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. आपको पेपर ओपेक ऑब्जेक्ट के जैसे दिखेगा और आपको बल्ब बिल्कुल भी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा या बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा. नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर. अभी आपको क्या करना है? वो जो प्लेन शीट ऑफ पेपर है उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिरा करके उसको स्प्रेड करना है. उसको थोड़ी देर सुखा लें एंड look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? अभी क्या करना है? आपने उस ऑयल को पेपर पे स्प्रेड कर दिया एंड आफ्टर सम टाइम उसको फिर से आप बल्ब की तरफ देखने की कोशिश करिए एंड व्हाट विल यू ऑब्जर्व? जो एरिया जहाँ ऑयली पैच आपने ऑयल गिराया है वहाँ से अभी आपको बल्ब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? So you will find that now the bulb is more clearly visible to you. आपको वो बल्ब थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा. But can you see clearly through the oil paper? पर क्या आप उस ऑयल पेपर के क्लियरली देख सकते हो? नहीं, आप उसको बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते हो पर आपको एक धुंधला सा फिगर, एक हेजी फिगर दिखेगा. Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The material through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. This is the third category of transparency. तो हमने क्या क्या अभी कौन कौन से टर्म्स पढ़े? ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट में ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, दे आर ट्रांसपेरेंट. जिनके हम पार देख सकते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट. सेकेंड कैटेगरी वाज ओपेक, ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, दे आर कॉल्ड एज ओपेक. हमने यहाँ पे पढ़ा था there are some material through which you are not able to see. These materials are called opaque. Now the third category is translucent. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent materials. Remember the oily patch on paper when we tested food item for presence of fat? That was translucent too. Can you think of some more examples of translucent materials? आपको वो एक्टिविटी याद है फैट्स की जो हमने चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में किया था? टू फाइंड आउट वेदर फूड आइटम कंटेन्स फैट और नॉट. उसमें हमने क्या किया था? हमने ये सेम ऑयली पैच वाला एक्टिविटी किया था. ये ऑयली पैच क्या करता है? पेपर को ट्रांसलूसेंट बना देता है. क्या आप इसके अलावा और ट्रांसलूसेंट मटेरियल के बारे में सोच सकते हो? बटर पेपर. Butter paper is also translucent, or your tracing paper is also translucent. We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. These are the three categories. Paheli suggests covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. So ये activity तो हमने बहुत बार खुद से ही की हुई है. क्या करते हैं? Take a torch and cover the glass of torch with your palm or dark
रूम में जा करके, अंधेरे रूम में जा करके यू हैव टू स्विच ऑन द टॉर्च, व्हाट विल यू सी? आपको अपने अभी आपको पता करना है वेदर योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। कैसा दिखता है आपका हैंड? इट बिकम्स स्लाइटली ट्रांसलूसेंट बिकॉज लाइट कैन पास थ्रू अ लिटिल। ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक भी नहीं है, बिकॉज लाइट इज पासिंग थ्रू। इफ लाइट कैन पास थ्रू इट, then it is slightly translucent. It becomes slightly translucent. We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque or translucent. Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हम मटेरियल्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो अपने अपीयरेंस में डिफर करते हैं, जिसमें हमने लश्चर पढ़ा था। द वे दे मिक्स इन वाटर और लिक्विड्स में वो या वाटर में किस तरह से मिक्स होते हैं उनके बेसिस पे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पढ़ा था। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर, हमने ये भी पढ़ा था कि लिक्विड्स में वो फ्लोट कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं, इसके बेसिस पे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं मटेरियल्स को। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, दे कैन बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो हमने कौन कौन सी कैटेगरी पढ़ी? फर्स्ट इज अपीयरेंस, सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी, वन मोर हमने हार्डनेस भी पढ़ा था, हार्डनेस। नेक्स्ट फोर्थ इज फ्लोट और सिंक इन वाटर एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी। तो हमने ये 5 प्रॉपर्टीज आज पढ़ी materials की। Material can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. हम materials को उनके इन्हीं similarities और differences के basis पे, उनकी properties में जो similarities हैं और differences हैं उनके basis पे हम ग्रुप कर सकते हैं। एक जैसे दिखने वाले सब्सटेंसेस को एक साथ रखा, एक हार्डनेस वाले हार्ड सब्सटेंसेस को एक तरफ रखा और सॉफ्ट को एक तरफ रखा, या सॉलिबिलिटी के बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर वो फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं, उसके बेसिस पे हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स? हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अभी हमें ये जानना है वाई डू वी नीड टू ग्रुप, हमें ग्रुपिंग की ज़रूरत ही क्यों है? In everyday life, we often group materials for our convenience. At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places. तो हम इन मटेरियल्स को क्यों ग्रुपिंग करते हैं? हमारे अपने कन्वीनियंस के लिए, हमारी आसानी के लिए। एक जैसे सब्सटेंसेस को एक साथ रखेंगे तो उनको अरेंज करना, उनको लोकेट करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। जैसे खाने पीने की चीज़ें हम एक साथ रखते हैं, बिस्किट्स अलग एंड सोप डिटर्जेंट्स वगैरह वो अलग। अदरवाइज़ क्या होगा, ये अगर चीज़ों से मिक्स होंगे तो खाने वाली चीज़ों को हार्म हो सकता है, हमारी बॉडी को भी हार्म हो सकता है, उनको लोकेट करने में भी इजी होगा। तो इसलिए हम इस तरह से भी ग्रुपिंग करके उनको डिफरेंट रख सकते हैं। कपड़े हम अलग रखते हैं, अपने जितने भी कपड़े हैं आप उसको किचन में नहीं रखते, आप उसको कबर्ड में रखते हैं, अपने अलमीराज में रखते हैं। खाने पीने की चीज़ें आप किचन में स्टोर करते हैं। देयर इज़ अनदर रीज़न, तो फर्स्ट इज़ आवर कन्वीनियंस सो दैट वी कैन लोकेट इट इजीली। देयर इज़ अनदर रीज़न व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। Dividing materials in group makes it convenient to study their properties and also observe any pattern in these properties. We will study more about this in higher classes. और second property ये है कि अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में इजी होगा। अदरवाइज इतने सारी चीज़ें, इतने सारे मटेरियल्स हैं, तो उनको अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या होगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू study each and every substance or each and every material. But if we group them, then it becomes convenient to study their properties and to observe any pattern in their properties. And उसकी basis पे ही हम different materials को group करके उनसे हम different objects prepare कर सकते हैं. So this was all about the chapter. There are some keywords: hard, insoluble, luster, materials, metals,
opaque, rough, soluble, translucent and transparent. So these were the keywords which we have discussed in the chapter. Now the summary of the chapter is: objects around us are made up of large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. So there is a large variety of materials around us, and a single material can be made up of a number, can be used to make a number of objects, and a single object can be made up of a number of materials. And there are different types of materials also. Different types of materials have different properties. Some materials are shiny in appearance while others are not. Some are rough, some are smooth. Some materials are hard while some are soft. Some materials are soluble in water while some are insoluble. So appearance, smoothness and hardness. 3 properties. Fourth property is solubility. Now the fifth property, some materials such as glass are transparent, some others such as wood and metals are opaque, and some are translucent. This is our fifth property. Some can sink or some can float on water. This is the sixth property. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. हम materials को कैसे group कर सकते हैं? एक जैसे materials को एक साथ और different materials को अलग. Things are grouped together for convenience and to study their properties. हम materials को group क्यों करते हैं? अपनी easy to make our life easy, हमको आसानी हो, convenience हो, और so that हम उनकी properties को ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकें. So this was all about the chapter sorting of materials into groups. Thank you, students.